ओके सो हेलो एवरीवन, दानिश खान दिस साइड। आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है? एक बार मुझे हैंड रेज करके कंफर्म कर दीजिए कि आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है। ओके ओके ओके, तो ऑलमोस्ट काफी सारे लोग अब हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, तो हम मीटिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की जो मीटिंग है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मीटिंग के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डिमांड एंड सप्लाई के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में कि इस इंडस्ट्री की कितनी ज्यादा डिमांड है मार्केट में और कैसे हम उस डिमांड को पूरी कर सकते हैं। और हम अगर इस बिजनेस को आज शुरू कर रहे हैं, क्या हमारा फ्यूचर अच्छा बन सकता है इस बिजनेस के थ्रू? तो कितने लोग एक्साइटेड हैं आज की मीटिंग के लिए? एक बार मुझे टाइप 1 कर दीजिए कि कितने लोग एक्साइटेड हैं। फिर हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी भी काफी लोग कनेक्ट हो रहे हैं। ऑलराइट, ओके तो स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। मेरे बारे में ऑलरेडी वैसे सबको पता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमारी ट्रेनिंग हो चुकी है। तो मैं इंट्रोडक्शन में ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा हम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेंगे मीटिंग के ऊपर, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। हाउ दिस प्लेटफॉर्म फुलफिल डिमांड ऑफ एवरी फैमिली, कि कैसे जो ये प्लेटफॉर्म है, ये मार्केट की जो फैमिलीज है, जो सब लोग हैं, उनकी डिमांड, उनकी नीड को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, और आज हम इस मीटिंग के अंदर ना इन चार चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, ज्यादा डिटेल में बात करेंगे कुछ चीजों के बारे में। तो हम डिमांड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, कि नेटवर्क मार्केटिंग की मार्केट में क्या डिमांड है। डिमांड ऑफ डिजिटाइजेशन, की जो डिजिटल हमारा जो इंडिया है वो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, डिजिटलाइजेशन, डिजिटल होता जा रहा है, मतलब आप समझ सकते हो, ऑनलाइन शिफ्ट होता जा रहा है। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। डिमांड ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में बात करना है, कि जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर फॉरएवर लिविंग वर्क कर रही है उसकी मार्केट में क्या डिमांड है, और जो फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट की बर्निंग प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर रहे हैं और उनकी क्या डिमांड है। राइट, 4 फेस ऑफ एवरी इंडस्ट्री, 4 फेसिस हर इंडस्ट्री के होते हैं, वो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट काफी लोग अब हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 70+ लोग हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। हम मीटिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके ठीक, काफी लोग मेरे बारे में नहीं जानते, मैं एक बार इंट्रोडक्शन उनको दे देता हूँ। नाम मेरा दानिश खान है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन अगर मैं बात करूँ तो मैं बीसीए कर चुका हूँ, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ग्रेजुएट हूँ, और 1-1.5 साल से बिजनेस के अंदर हूँ, सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। और जब हमने काम करना स्टार्ट किया था तब हम ऑफलाइन में बिजनेस को डेवलप करते थे, बट ऑफलाइन में आप सबको पता है जब से लॉकडाउन लगा बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल हो चुका था। तो हम डिजिटली प्रॉपर तरीके से अब शिफ्ट हो चुके हैं इस बिजनेस को लेकर। तो आप भी जो इस बिजनेस को करने वाले हो वो डिजिटली ही करने वाले हो। राइट, तो इसी मीटिंग के अंदर हम वो सारी चीजें डिस्कस भी करने वाले हैं कि कैसे हम इस बिजनेस को डिजिटली करने वाले हैं और कैसे मार्केट की डिमांड को हम फुलफिल करने वाले हैं। राइट, एंड जो मेरे जो अपलाइन, द ग्रेट अपलाइन, वो है मिस्टर राहुल मौर्य। मैं बहुत थैंकफुल हूं उनका कि उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। राइट, तो आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन मेरा काफी होगा, तो हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, काफी लोग आ चुके हैं, तो अब हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वाई डिमांड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री डे बाय डे, कि क्यों इस इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। क्यों हमारा जो यूथ है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, या अब बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशंस के लोग हैं, वो क्यों इस इंडस्ट्री की तरफ डाइवर्ट होते जा रहे हैं डे बाय डे। थोड़ा सा ना हम सिनेरियो लेके चलेंगे, जो हमारा करंट सिनेरियो, की हम थोड़ी पुरानी उसमें जाएंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएंगे कि पहले लोग कैसे काम करते थे और उनका जो खर्चा होता था वो कितना होता था। अगर आप थोड़ा सा पिछले टाइम में जाओगे, आप देखोगे 1920 के अंदर जो पूरा घर का खर्चा होता था ना, वो 1 रुपए में चल जाता था। कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं? कितने, कभी आप जाके ना अपने पेरेंट्स से पूछना कि पापा आपके टाइम में आप घर कितने खर्चों में चला लेते थे, कितने रुपए में आप घर का चला लेते थे। तो आपके पेरेंट्स बोलेंगे हमारे टाइम में ना पैसों के अंदर भी, जो पैसे होते हैं ना कि 25 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, उसके अंदर भी राशन तक आ जाता था। और जैसे 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 ईयर 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 बढ़ते गए, एक एक जीरो उसके आगे ऐड होती गई। 1940 के अंदर जो घर चलने लग गया वो 10 रुपए के अंदर चलने लग गया। एंड 1960 के अंदर वो जो घर चलता था पहले 10 रुपए में, अब वो क्या हो गया, वो 100 रुपीज पे आ गया, कि अब वो 100 रुपीज में घर का खर्चा चलने लग गया। एंड 1980 के अंदर
1000 रुपए जो बंदा कमा रहा था वो घर का अच्छा खर्चा चला रहा था। और सन 2000 के अंदर जब हम में से ज्यादातर लोग पैदा हो चुके होंगे, राइट, उस टाइम जो घर का खर्चा था, कहते हैं ना जिसकी सैलरी 10,000 थी या जिसका महीने की इनकम 10,000 थी, वो बहुत अच्छा लाइफस्टाइल भी जी रहा था। लाइफस्टाइल तो नहीं कहूंगा, बहुत अच्छा घर का खर्चा चला पा रहा था। और सन 2020 के अंदर आज के टाइम में जिसकी इनकम 1 लाख से ज्यादा है या 1 लाख है, वो घर का अच्छा खर्चा भी चला रहा होगा और उसकी अच्छी लाइफ चल रही होगी। हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्री विद मी? कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से कि जिसकी आज के टाइम में 1 लाख की इनकम है वो अच्छा ग्रो कर रहा होगा या वो अच्छी लाइफ जी रहा होगा आज के टाइम में? बट मार्केट की सिचुएशन क्या है आप समझ सकते हो। बीटेक, एमबीए, बहुत सारी बड़ी बड़ी डिग्री करने के बाद भी एक फ्रेशर को जो जॉब मिलती है वो कितनी मिलती है? जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 15,000 से 20,000 के बीच बीच में होती है। आप खुद सोच के देखो, क्या 15 से 20,000 के अंदर घर का खर्चा चल जाएगा? और कहते हैं आज के टाइम में अगर फैमिली के अंदर 4 मेंबर हैं और वो चारों मिलके काम कर रहे हैं और वो चारों घर का खर्चा चला रहे हैं, तब उनका घर चल रहा होगा। एग्री और नोट? मुझे एक बार टाइप कर दो, एग्री, नोट एग्री और एग्री विद मी। हम थोड़ा सा कनेक्टिविटी बना के चलेंगे जिससे आपको भी मजा आए मीटिंग के अंदर। ओके, कह रहे हैं एग्री। तो हो क्या रहा है, बट ना खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों की जो इनकम है, जो लोगों की सैलरी है, वो नहीं बढ़ रही है। वो नहीं बढ़ रही है तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया। वो अपनी पॉकेट पे काम नहीं कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं? कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि 15,000 के अंदर घर का खर्चा कैसे चलाना है। लोग अब ये नहीं सोच रहे हैं कि मुझे अपनी इनकम को कैसे बढ़ाना है, लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे 15,000 के अंदर अपना घर का खर्चा कैसे चलाना है। अगर मेरी 20,000 सैलरी है और मेरे पास एक बाइक है या कोई व्हीकल है, तो मुझे अपना पूरा मंथ का खर्चा उसके अंदर कैसे सर्वाइव करना है कि 3,000 पेट्रोल में जाएगा, 7,000 रेंट जाएगा, किस्तें ईएमआई जानी है, इसमें कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपनी पॉकेट के ऊपर काम कर रहे हैं। आप मेरे को बताओ किस चीज से फायदा है? खर्चे कम करके फायदा है या अपनी इनकम को बढ़ा के फायदा है? क्या करना चाहिए? क्योंकि खर्चे तो देखो बढ़ने हैं। किसी टाइम पे मुझे अभी भी याद है, जब मैं छोटा था ना, और जब मैं मार्केट से एक आधे लीटर की दूध की थैली लेने जाता था, तो मुझे अभी भी याद है 8.5 रुपए की ना आधा किलो की मैं दूध की थैली लेकर आता था। लेकिन आज के टाइम में आप मुझे बताओ एक दूध की थैली कितने की आ रही है? 25 रुपए, 26 रुपए में भी 28 रुपए, इतने की आ रही है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हिसाब किताब होगा, है ना? तो क्या हो रहा है, खर्चे तो बढ़ते जा रहे हैं, बट क्या लोगों की सैलरी बढ़ रही है? हाँ जी, टाइप करें 28 रुपए, 30 रुपए, बट क्या लोगों की सैलरी बढ़ रही है? नो नो। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? लोगों ने कॉम्प्रोमाइज शुरू कर दिया है। और अगर हमें आज के इस 21st सेंचुरी के अंदर सरवाइव करना है, तो हमें अपनी पॉकेट के ऊपर काम करना पड़ेगा, ना कि अपने खर्चे कम करने, क्योंकि खर्चे तो होने ही है। कॉलेज की फीस भी जानी है, घर का रेंट भी जाना है, घर पे राशन भी आना है, सब चीजें आनी है। ये हमारा एक्सपेंडिचर है, ये होना ही होना है। आप बताओ, क्या हम ब्रश करना बंद कर देंगे? क्या हम नहाना बंद कर देंगे? क्या हम ट्रैवलिंग करना बंद कर देंगे? कपड़े पहनना बंद कर देंगे? नहीं कर सकते। तो ये तो खर्चा होना ही होना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ ऐसा सोर्स ढूंढना पड़ेगा जहां से हम पैसे कमा सके। और मेरे हिसाब से अब वो जो तरीके हैं वो पुराने हो चुके हैं कि आप ऑफिस जाके जॉब करोगे, वहां जाके काम करोगे और वहां से आपको सैलरी मिलेगी। अब पैसे कमाने के तरीके ना बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और चेंज होते जा रहे हैं। चेंज कैसे होते जा रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। आपने देखा होगा पहले यूजुअली लोगों से पूछा जाता था कि तुम्हें क्या बनना है, तो लोग क्या बोलते थे कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पायलट बनना है। इस तरह की आपने जॉब प्रोफेशन सुने होंगे। और हो सकता है अभी भी काफी लोगों के ना यही ड्रीम हो कि मुझे इंजीनियर बनना है, अच्छा मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है। गलत कुछ भी नहीं है, गलत कुछ भी नहीं है। बट अब चीजें चेंज कैसे हो रही है? जो अब यंगस्टर्स आ रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, मुझे डिजिटल मार्केटर बनना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। इस तरह की टर्म्स आनी शुरू होगी। किसने सुनी है ऐसी टर्म? सुनी है आप? एंटरप्रेन्योरशिप, इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, सुनिए आप लोगों ने? मार्केट में आजकल बड़ी पॉपुलर हो चुकी हैं ये सारी टर्म्स। डिजिटल मार्केटर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है कि डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग से रिलेटेड, ठीक है, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, कोडिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। तो अब लोग क्या कर रहे हैं? इन चीजों की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है आज से 5-6 साल पहले ना हम में से ज्यादातर लोगों ने ये चीजें सुनी भी नहीं होगी,
सुनी भी नहीं होगी। इन्फ्लुएंसर क्या होता है, कोई सोचता भी नहीं होगा कि मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है। आज से मेरे ख्याल से 5 साल पहले बहुत कम लोग ये सोचते थे कि मुझे यूट्यूबर बनना है। तो क्या हो रहा है कि मार्केट में पैसे कमाने के ना तरीके चेंज होते जा रहे हैं। तो हमें भी करंट मार्केट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अगर हम मार्केट के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो चुका है। आप अगर थोड़ा सा सर्वे कलेक्ट करोगे ना जाके कॉलेजेस का या स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, तो आपको पता चलेगा एक ग्रेजुएशन को जॉब नहीं मिल रही है। ग्रेजुएशन को मार्केट में एक जॉब इंटरव्यू देने के लिए, एक मैं कहूँगा पीए की नौकरी के लिए, बहुत छोटी कोई भी नौकरी के लिए ना ग्रेजुएशन मांग रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रखी है। क्यों? क्योंकि मार्केट में रिसोर्सेज कम हो गए हैं, लोग ज्यादा हो गए हैं, तो इसलिए उन्होंने क्वालिफिकेशन बढ़ा दी है। और हमें कई बार क्या लगता है कि एक छोटी सी नौकरी के लिए इतनी क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत है, इतनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की क्या जरूरत है। क्यों? क्योंकि लोग बहुत सारे हो चुके हैं। लोग बहुत सारे हो चुके हैं, किस किस को जॉब मिलेगी। तो इसलिए ट्रेंड जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, अभी आपने देख लिया कि आज के टाइम में 2020 के टाइम में अगर हमें सरवाइव करना है तो कम से कम घर की इनकम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। अच्छा, मेरे को एक बार ना टाइप करके बताना, आपके हिसाब से आपके घर का खर्चा महीने का कितना है? आपके हिसाब से आपके घर का खर्चा कितना है? इसके अंदर आप सारी चीजें इंक्लूड कर लो। अगर आप रेंट पे हो तो रेंट भी इंक्लूड कर लो, खाना पीना भी इंक्लूड कर लो, कपड़े वगैरह भी इंक्लूड कर लो, मेडिसिन भी इंक्लूड कर लो, अपने कॉलेजेस की फीस भी इंक्लूड, सब चीजें इंक्लूड करके बताओ कि आपका पर मंथ का खर्चा एवरेज कितना है घर का। 40,000, 1 लाख, 1 लाख कह रहे हैं, 10,000, 60,000, 25 से 30,000। सभी लोग लिखो, 80 लोग बैठे हैं। 50,000, 50,000, 15,000, 40,000, मतलब ऑलमोस्ट लगा के अगर मैं एक एवरेज लेके चलूं तो सबके घर का खर्चा 40,000 से लगभग के आसपास का है। बट आप प्रैक्टिकली सोच के देखो, हम क्या करते हैं जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं, अपनी ग्रेजुएशन कर ली या पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, हम जाते हैं जॉब मांगने कि हमें एक अच्छी जॉब मिल जाए। और जॉब कितने की मिलती है स्टार्टिंग में? 15। मैं ये नहीं कहूंगा इंडिया में जॉब नहीं है, इंडिया में जॉब्स हैं, बहुत जॉब्स हैं। अगर आप ढूंढने जाओगे ना आपको जॉब मिल जाएगी। बट मैं कहूंगा इंडिया में सैलरी नहीं है, सैलरी उस हिसाब की नहीं है, ठीक है। और अगर आप जॉब करने जा रहे हो, 15,000 20,000 की स्टार्टिंग की जॉब आपको मिलेगी, एंड उसमें आपको लगता है, डू यू रियली बिलीव कि उतने में आपके घर का खर्चा चल जाएगा, ब्रेड बटर चलेगा? सिर्फ मतलब कहते हैं ना कि खर्चा चल रहा होगा। मैंने कहीं पे एक लाइन पढ़ी थी, कहते हैं नौकरी एक ऐसी चीज है जो भूखा मरने नहीं देगी और तरक्की करने नहीं देगी। कि आपके खर्चे चल रहे होंगे, लाइफ चल रही होगी, बट कोई स्केल नहीं कर पा रहा होगा अपने उसमें, ग्रो नहीं कर पा रहा होगा। एग्री और नॉट एग्री मेरे साथ? एक बार मुझे टाइप करके बताओ कि नौकरी भूखा मरने नहीं देगी, तरक्की करने नहीं देगी। बहुत अच्छी चीज है जॉब, हमारी फैमिली में भी जॉब किया है, ठीक है। मैं जॉब के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ। ऑलराइट, एग्री। तो अब हमारे पास, हमें चलो ये समझ आ गया कि हमें अगर सरवाइव करना है मार्केट के अंदर तो 1 लाख रुपए की इनकम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जिसके अंदर हमारा कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान अच्छा चले। बट हमारे पास ऑप्शन क्या है? क्या ऑप्शन है जिससे हमें हर महीने घर पे 1 लाख रुपए आ सके, वो भी लॉकडाउन के अंदर, जिसके अंदर बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं वो बंद हो चुके हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे न्यूज कटिंग्स मैंने लगा रखे कि कोविड के अंदर बहुत सारी ऐसे लोगों की हैं जो जॉब जा चुकी है। बहुत सारे लोगों की जो जॉब है वो जा चुकी है। ये उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी अच्छी जॉब थी और उनकी चली गई है। अभी उनकी बात तो मैंने की नहीं कि जिनकी जॉब्स, ठीक है, जो जॉब्स में नहीं है, यानी कि जो जॉब्स जिनको जॉब मिली ही नहीं। लोग किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, की प्राइवेटाइजेशन को मत आने, जो सेफ गवर्नमेंट जो रिसेंटली अभी ना एक एग्जाम कंडक्ट हुआ था। मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड ने भी वो एग्जाम दिया था। तो उस एग्जाम का जब रिजल्ट आया ना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके 300 में से 300 मार्क्स आए थे। 300 में से 300 मतलब पूरे पूरे मार्क्स थे, कहीं कोई मार्क्स नहीं कटा। लेकिन उनको भी जॉब्स नहीं मिली। तो बच्चों ने अपना गुस्सा कहाँ निकाला? ट्विटर पे निकाला। हैशटैग चलाने शुरू कर दिए, हैशटैग स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, सेव गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, मोदी रोजगार दो। कितने लोगों ने वो हैशटैग सुना था? ट्विटर पे ट्रेंड किया था काफी टाइम पहले। काफी टाइम हो चुका है, मेरे ख्याल में भी 2-3 मंथ्स हो चुके हैं उस चीज को। कितने लोगों ने, ओके, काफी लोगों ने देखा था कि हमने वो देखा था। तो आप खुद सोच के देखो, जब उन्हीं लोगों को जॉब नहीं मिल रही जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड है, वो पिछले 4 साल से तैयारी कर रहा है।
4 साल से तैयारी कर रहा है, उसे अभी तक नहीं मिली जॉब। तो जो नए लोग जा रहे हैं, जो अभी जैसे जो भी ग्रेजुएट होके निकलेंगे, ग्रेजुएट होके निकलेंगे, वो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। कुछ पुराने लोग भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले कुछ हायर लेवल के लोग होंगे जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी कर ली होगी, वो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे। तो कितने लोगों को मिलेगी गवर्नमेंट जॉब? ये कितने लोगों को नॉर्मल जॉब मिल जाएगी? बहुत कम रेशियो रहता है। तो बाकी सारे लोग कहाँ जाएंगे? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस इंडस्ट्री के अंदर आप आ चुके हो ना, इसके अंदर कोई ऐसा क्राइटेरिया ही नहीं है कि आपकी डिग्री ये होनी चाहिए। इसको कोई भी इंसान कर सकता है। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, मेरे से डिग्री नहीं पूछी थी, और मेरे ख्याल से आप लोगों से भी नहीं पूछी गई होगी कि आपके 12th में मार्क्स कितने आए थे या आपकी डिग्री कौन सी है। किसी से पूछी थी? कितने लोगों से पूछी थी? किसी से नहीं पूछी। किसी से नहीं पूछी। तो यहाँ पे क्या, ये एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा लो है कि कोई भी इस बिजनेस को शुरू कर सकता है, इस इंडस्ट्री के अंदर आके अपना फॉर्च्यून बना सकता है। ठीक है, चलो इंसान क्या करेगा? दो चीजें करेगा। छोटा सा ना एग्जांपल लेके चलते हैं लॉकडाउन की। चलो अभी बात कर लेते हैं कि बहुत सारे बिजनेसेस भी बंद पड़े हैं। मेजोरिटी ऑफ बिजनेसेस बंद पड़े हैं। आप देखोगे कॉलेजेस भी बंद हो चुके हैं, ज्यादातर कॉलेज घर से पढ़ाइयाँ हो रही है। और फूड इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, होटल इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो लॉकडाउन की वजह से ठप हो चुकी है, जिनके बिजनेस बहुत ज्यादा डाउन आ चुके हैं। ठीक है, अब इंसान करेगा क्या? करेगा क्या? देखो दो चीजें करता है। या तो बंदा क्या करेगा, जॉब करेगा, या वो क्या करेगा, बिजनेस करेगा। मैं बिजनेस के अंदर सारी चीजें ले आया हूँ। कोई छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, सारी चीजें एक बिजनेस के अंदर समअप कर ली, और एक हमने समअप कर लिया जॉब के अंदर। मैंने देखा है कि लोग ना बिना सिक्योरिटी के 40-40 साल जॉब करते हैं, एंड जब उनकी जॉब चली जाती है ना, उनके पास 3 महीने का सर्वाइवल मनी नहीं है। मेरे पड़ोस में एक अंकल रहते थे, जब लॉकडाउन नया नया लगा था, मेरे ख्याल मई जून जुलाई की बात है, लॉकडाउन लगा था, उनकी सैलरी बहुत अच्छी थी और उनकी जॉब चली गई। एंड मैंने देखा कि पिछले 25 साल से जॉब कर रहे थे वो, बट उनके पास 3 महीने का सर्वाइवल मनी नहीं था जब उनकी जॉब चली गई। कितने लोगों ने अपने आसपास के देखा ऐसे लोगों को कि जिनकी जॉब गई लेकिन उनके पास सर्वाइवल मनी नहीं था? हो सकता है आप में से भी काफी लोग हों जिन्होंने अपने फादर की जॉब जाते हुए देखा होगा, अपने अड़ोस पड़ोस में लोगों की जॉब जाते देखा होगा। कितने लोग मेरे साथ इस बात पे एग्री करते हैं कि अगर जो लोग जॉब सेक्टर में होते हैं, अगर उनकी जॉब बाई चांस चली जाए, खुदा ना खास्ता चली जाए, बट एक टाइम अज्यूम कर लेते हैं कि चली जाए, और उनके पास सर्वाइवल मनी नहीं होगा 3 महीने का भी। और काफी लोग कह रहे हैं हमारे खुद के घर में हुआ ऐसा। तो आपको लगता है, देखो जॉब करनी चाहिए, अच्छी चीज है, एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है, बट मैं कहूंगा उसके साथ साथ अपना कुछ ऐसा सिस्टम भी जरूर बिल्ड करना चाहिए कि अगर वहां से नहीं, दूसरी जगह से पैसा आ रहा हो। तो जिन लोगों ने मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम पे काम किया, जिन्होंने बिजनेसेस पे काम किया और ऑनलाइन सिस्टम को बहुत जल्दी अडेप्ट किया, वो लोग इस लॉकडाउन के अंदर भी उन्होंने खूब पैसा कमाया। हाँ, तो मैं आपको वो चीज बता रहा था कि दो चीजें, या तो बंदा क्या करता है, जॉब करता है या बिजनेस करता है। एक टाइम ना हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अपना एग्जाम्पल लेके चलता हूँ चलो। मेरे ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर ने मेरे ने जॉब की। कोई भी इंसान जो जॉब करता है वो कहाँ से शुरू करता है? जीरो से शुरू करता है। जीरो से शुरू करेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा। ओके, हाँ, काफी लोग कह रहे हैं जीरो से स्टार्ट करेगा। मान लो मेरे ग्रैंडफादर ने एक जॉब स्टार्ट करी, बहुत अच्छी जॉब थी, जीरो से स्टार्ट की, एंड अपने 40 साल उम्र उन्होंने काम किया, और जब वो 40 साल के हुए, जब वो रिटायर्ड होने वाले थे, मैं कहता हूँ उनकी इनकम ना 40,000 होगी। उनकी इनकम कितनी होगी? उनकी इनकम 40,000 होगी। अब जो मेरे फादर हैं, जो मेरे फादर हैं, वो कहाँ से जॉब स्टार्ट करेंगे? अगेन जीरो से करेंगे। क्यों? क्योंकि मान लो अगर मेरे ग्रैंडफादर लॉयर थे या डॉक्टर थे, मेरे फादर तो पैदा होते ही डॉक्टर नहीं बन जाएंगे ना, उनको भी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। तो मेरे फादर ने भी बिजनेस कहाँ से करना शुरू करा? जीरो से करना शुरू कर काम सॉरी जॉब करना शुरू करा। कहाँ से करना शुरू करा? जीरो से करना शुरू करा। मान लो मेरे फादर ने भी 40 साल जॉब किया, 40 साल जॉब की। थोड़ा मेरे ग्रैंडफादर से नई जनरेशन थे, अच्छा एजुकेशन ले ली होगी। मैं कहता हूँ चलो उनकी जो इनकम थी वो 80,000 पहुंच गई, कि जब वो रिटायर हुए 40 साल की एज में, उनकी जो सैलरी थी वो 80,000 पहुंच गई। अब पर मैं कहां से शुरू करूंगा? मैं उनकी जनरेशन आ चुका हूं, नई जनरेशन आ चुका हूं, मैं कहां से शुरू करूंगा? अगेन जीरो से। अगेन जीरो से। अगर मेरे फादर डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, किसी भी प्रोफेशन में है, मैं तो पैदा होते नहीं बनूंगा ना, मुझे भी वो पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, मुझे वो एजुकेशन लेनी पड़ेगी।
10-12 साल मुझे अपने एजुकेशन में देने पड़ेंगे, उसके बाद डिपेंड करता है कि मेरी कितनी सैलरी स्टार्ट होगी। स्टार्टिंग सैलरी तो मेरी भी 80 नहीं होगी, मुझे भी जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा मतलब। और मैंने भी जीरो से स्टार्ट करा, चलो उनसे ज्यादा अच्छा पढ़ा लिखा निकल गया मैं, मेरी सैलरी 1 लाख रुपए होगी, 1 लाख रुपए होगी जब मैं रिटायर हुआ। 1 लाख से चलो ज्यादा ही होगी, 1,20,000 होगी मेरी सैलरी। बट अब यहाँ पे देखने वाली बात पता क्या है, 40-40-40 पूरी एक सदी निकल गई, 120 साल हो गए, 120 साल हो गए। आप मेरे को बताओ कितने ड्रीम पूरे हो जाएंगे, कितने ड्रीम पूरे हो जाएंगे? कोई ड्रीम हो रहा होगा पूरा? अपने आप को इसको ना प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके सोचो कि मेरे ग्रैंडफादर ने भी काम किया, ठीक है, मेरे फादर ने भी काम किया, मैं भी आगे जो प्रोफेशन में जा रहा हूं, तो क्या फ्यूचर है? कोई फ्यूचर है? अब दूसरी तरफ मैं एग्जांपल लेके चलता हूं एक बिजनेसमैन का। किसी बिजनेसमैन को आप जानते हो, जिस बिजनेसमैन को आप जानते हो एक बार उसका नाम टाइप कर दो, जो आपको लगता है इंडिया का फेमस बिजनेसमैन है। रतन टाटा। ओके नाइस, रतन टाटा, माल्या, टाटा, अदानी, अंबानी। ओके, काफी लोगों के नाम टाइप कर दिए। चलो मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं मुकेश अंबानी का एग्जांपल लेता हूं। उसका एग्जांपल पता है क्यों ले रहा हूं? क्योंकि वो बंदा भी जीरो से स्टार्ट हुआ था, वरना काफी लोग बोलेंगे काफी लोगों के पास तो पहले से पैसा था। अंबानी का इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि जो धीरू भाई अंबानी थे ना, उन्होंने बिजनेस को जीरो से स्टार्ट किया था, जीरो से स्टार्ट किया। लेकिन जब वो मरे थे ना, जब उनकी डेथ हुई थी, 600 करोड़ का एम्पायर खड़ा करके जा चुके थे, जिसको हम रिलायंस के नाम से जानते हैं। अब मुकेश अंबानी ने कहां से शुरू करा होगा? क्या लगता है मुकेश अंबानी ने कहां से शुरू करा होगा? मुकेश अंबानी ने क्या जीरो से शुरू करा होगा? मुकेश अंबानी ने 600 करोड़ से शुरू करा, 600 करोड़ से शुरू करा, और आज से 6,000 करोड़ पे लेके जा चुका है, जिसको हम रिलायंस प्लस जियो के नाम से जानते हैं। रिलायंस प्लस जियो के नाम से जानते हैं। अब जो मुकेश अंबानी के जो बेटे हैं, जो बच्चे हैं उनके, वो कहां से शुरू करेंगे? क्या वो जीरो से स्टार्ट करेंगे? वो 6,000 करोड़ से स्टार्ट करेंगे और पता नहीं कहां तक लेकर जाएंगे। आपने ये लाइन सुनी है ना, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ये यही यही जो मैंने आपको अभी सिनेरियो बताया ना, इसी से आपको पता लग जाएगा कि अमीर और अमीर क्यों होता जा रहा है और गरीब क्यों होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बिजनेस ट्रांसफर हो जाते हैं, जॉब ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है, तो यही रीजन है जो मैंने आपको बता दिया कि एक अमीर इंसान और अमीर बनता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। इसलिए हमें आज ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, जिससे हम जो बिल्ड करके जाएं वो हमारी आने वाली जनरेशन को भी ट्रांसफर हो जाए। और यही मेन रीजन है इस इंडस्ट्री की तरफ जो सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो डाइवर्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, फॉरएवर लिविंग के अंदर आप जितना भी काम कर रहे हो ना, जितना भी आप काम कर रहे हो, चाहे आपको साल लग गया, 2 साल लग गए, 3 साल लग गए, 5 साल लग गए, एक अच्छे लेवल पे पहुंचने में, महीने की एक इनकम पहुंचने में, आपकी आने वाली जनरेशन को दोबारा से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। ये इनहेरिटेबल बिजनेस है। तो मेरे को बताओ, क्या ये मार्केट की नीड को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा? आज के टाइम में एक इंसान को क्या चाहिए? एक अच्छा इनकम सोर्स, स्टेबल इनकम, सिक्योरिटी, कि मैं रहूं या ना रहूं मेरे घर पे पैसा आता रहे। राइट और नो? राइट और रॉन्ग? कि मैं रहूं या ना रहूं मेरे घर पे पैसा आता रहे। तो आप मेरे को बताओ, क्या नहीं करना चाहिए हमें फॉरएवर लिविंग के साथ काम, जो इतनी सारी चीजें हमें ऑफर कर रही है, इतनी सारी चीजें हमें दे रही है? मैं आपको सीरियसली बताऊं, मैं इस बिजनेस के अंदर ना दो चीजों के लिए आया था। जो मुझे चाहिए था, मेरी डिमांड क्या थी, और वो मुझे यहाँ से सप्लाई मिल गई, जिस चीज के हम बारे में बात करने वाले हैं। मैं चाहता था कि अच्छा पैसा कमा पाऊं, ठीक है। दूसरी चीज, जो पैसा कमाया है वो सेफ हो, पैसिव इनकम हो, कि एक टाइम तक मेहनत कर लूंगा, जैसी मर्जी मेहनत करवा लो, 2 साल करवा लो, 3 साल करवा लो, पूरी उम्र नहीं मेहनत कर सकता। ठीक है, लाइफ को एंजॉय करने आए हैं ना कि काटने आए हैं। और दूसरा कि चलो अच्छा पैसा अगर कमा भी लिया, बाई चांस कुछ मिस होगी, मेरे घर पे पैसा आता रहे, यानी कि इनहेरिटेबल इनकम। मेरे को दो चीजों ने अट्रैक्ट किया था सबसे ज्यादा, पहला पैसिव इनकम, दूसरा इनहेरिटेबल इनकम। और ये इस बिजनेस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आपको चाहे बिजनेस समझ में आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो, टाइम देते रहो, धीरे 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 करके आपको ये बिजनेस समझ आने लग जाएगा। आप इसे करना शुरू करोगे, आप इसमें अच्छा बिल्ड कर दोगे।
बट जो आप बिल्ड करके जाओगे वो याद रखना, वो आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है, आपकी पूरी फैमिली उसका बेनिफिट उठाने वाली है, आपकी आने वाली जनरेशन ना आपको थैंक यू बोलेगी। चलो एक छोटे से एग्जांपल से और समझाता हूँ। कितने लोगों को अपने परदादा का नाम पता है? कितने लोगों को अपने ग्रैंड ग्रैंड फादर का नाम पता है? जिनको नहीं पता वो नो टाइप कर दो, जिनको पता है वो यस टाइप कर दो। ओके, दोनों इक्वली चल रहे हैं, नो यस नो यस नो यस नो नो नो। तो मतलब आधे लोग ऐसे जिनको नहीं पता, आधे लोग ऐसे जिनको पता है। चलो एक और लेते हैं, उनके ग्रैंडफादर का नाम किसको पता है? मतलब ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर का नाम किसको पता है? किसी को नहीं पता होगा। 99% लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा। नो नो, नहीं पता। रीजन क्यों नहीं पता? क्योंकि कुछ ऐसा करके ही नहीं गए। मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता मेरे ग्रैंड 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 फादर का नाम मुझे भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा करके नहीं गए। लेकिन अगर यहाँ बात हो जाए धीरू भाई अंबानी की, रतन टाटा की, हमारे कौन सा चाचा ताए मामा लगते हैं यार वो लोग, बट फिर भी उनकी बात हो जाए, आज वो यहाँ पर आ जाए या किसी भी आपको उनका कोई सेशन मिल जाए, कोई यूट्यूब यूट्यूब पे आप देख लो, तो आप उनके लिए क्लैपिंग करोगे, तालियां बजाओगे खड़े होके। ठीक है, क्यों? क्योंकि लाइफ में आगे कुछ करके गए हैं। उनको पता नहीं उनकी कितनी जनरेशन याद रखने वाली है। ठीक है। और यूजुअली आज के टाइम में मार्केट में पता है लोग क्या बोलते हैं? अपने पेरेंट्स को बोलते हैं मेरे पापा कुछ करके नहीं गए, ठीक है, मेरे लिए कुछ बिल्ड नहीं करके गए, मेरे ग्रैंडफादर ने कुछ नहीं किया, कुछ ये नहीं है वो नहीं है। तो आप सोचो, आपकी जनरेशन जो आने वाली है आगे, वो ऐसा ना बोल रहे आपको, उसके लिए आपको आज कुछ करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं कि अब आपको पता तो लग चुका होगा कि जो ये इंडस्ट्री है ये सारी डिमांड को फुलफिल कर रही है, कि आपको जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। आपको अच्छा घर, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छे पैसे, इनहेरिटेबल इनकम, सिक्योरिटी, ठीक है, बिजनेस चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा, नेम फेम, जो आप चाहते हो, जो सोच के आप आ रहे हो ना, वो सब इस बिजनेस के अंदर अवेलेबल है। सब कुछ। आपको फेम चाहिए वो भी मिल जाएगा, आपको पैसा चाहिए वो भी मिल जाएगा, आपको सिक्योरिटी चाहिए वो भी मिल जाएगा, पैसिव इनकम चाहिए वो भी मिल जाएगी। जो आप सोच के आ रहे हो वो इस बिजनेस के अंदर मिल जाएगा। मतलब ये बिजनेस हर एक फैमिली की डिमांड को पूरा कर रहा है, मतलब कोई भी इंसान इसमें आएगा वो अपनी डिमांड को फुलफिल कर पाएगा। और हमारी गवर्नमेंट भी इस बिजनेस को क्यों सपोर्ट कर रही है, अभी मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। काफी लोग बोलते हैं कि ये बिजनेस जेन्युइन है या नहीं है, तो आप देख सकते हो हमारी गवर्नमेंट भी इस बिजनेस को सपोर्ट कर रही है। और कहा जाता है 2025 तक ये जो इंडस्ट्री है ये 64,500 करोड़ की होने वाली है। 64,500 करोड़ की। अगर इसका 1% भी आपके घर पे आ गया, आपके पास आ गया, आप सोच नहीं सकते हो कि आपकी लाइफ क्या हो जाएगी। ठीक है। इसके ऊपर एजुकेशन, मतलब एजुकेशन के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इसकी एजुकेशन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, चैप्टर इंक्लूड करा गया है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। जो लोग बीकॉम एमकॉम एमबीए से होंगे उनको पता लग चुका होगा कि उनके सिलेबस के अंदर ऐड हो चुका है। कुछ है जो हमारे बीच में अगर कोई हो जो बी एमबीए बीकॉम या किसी ने अपने सिलेबस के अंदर अभी रिसेंटली अगर पढ़ा हो, जिनको पता हो कि हाँ हमने देखा है हमारे चैप्टर्स के अंदर इंक्लूड हुआ है। गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट कर रही है डायरेक्ट सेलिंग को, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है। ये अनुराग कश्यप है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसको A ध्यान से direct सुनना selling आप एक बार। industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. It is commendable that this industry engages around 6 million people involved as either distributors or direct sellers, and I've been told that this number could grow to 20 million by 2020, by 2024, by 2025. क्या सुना? तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो कह रहे हैं कि हाँ जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उसने बहुत ज्यादा योगदान दिया है अपना इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। तो मतलब मार्केट में इसकी डिमांड है तभी लोग आ रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग की मार्केट में जो डिमांड है वो क्यों इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है और क्यों अब लोग इतना डाइवर्ट हो रहे हैं। किसी टाइम पे इस इंडस्ट्री को ना नेगेटिव उससे देखा जाता था, नेगेटिव नजरों से देखा जाता था कि फ्रॉड होते हैं, ये होता, बहुत सारी ऐसे इसके ऊपर आप देख लोगे, बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे मार्केट के अंदर जो ये बोल रहे होंगे मेरे फादर ने भी की थी, मैंने भी की थी, कुछ नहीं बनता, ऐसे बहुत सारी। बट अब क्यों डाइवर्ट हो रहे हैं?
ये मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि जहां पे असली चीज होती है वहां पे उसकी डुप्लीकेसी भी होती है। आप लोगों ने जारा की ओरिजिनल टी शर्ट देखी है, देखी होगी। जारा की फेक आती है या नहीं आती मार्केट में? आईफोन डुप्लीकेट मिलता है या नहीं मिलता मार्केट के अंदर? आप मेरे को बताओ, एक बार टाइप करके बताओ, क्या डुप्लीकेट चीजें मार्केट में आती है या नहीं आती है? क्या 2000 का नकली नोट है या मार्केट में या नहीं है? लेकिन अगर मैं बात करूं आज से 6 साल पहले, 6-7 साल पहले, क्या आपने देखा था 2000 का नकली नोट? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में 2000 का असली नोट ही नहीं प्रेजेंट था। अच्छा मेरे को एक और चीज बताओ, कितने लोगों ने 8 रुपए का नकली नोट देखा है? 8 रुपीज का नकली नोट किस किसने देखा है? नहीं देखा किसी ने। क्यों नहीं देखा? क्योंकि जब मार्केट में असली नोट ही नहीं प्रेजेंट तो नकली भी कहां से आएगा? तो यहां से एक चीज समझने वाली है कि मार्केट में नकली चीजों की, डुप्लीकेट चीजों की एग्जिस्टेंस तभी तक है जब तक मार्केट में ओरिजिनल चीज प्रेजेंट है। तो यानी कि अगर इसके नाम पे, नेटो मार्केटिंग के नाम पे चिट फंड कंपनियां चलती हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि नेटो मार्केटिंग खराब है। कहीं तो कोई अच्छी कंपनी, कहीं तो अच्छे लोग होंगे जो सही तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे होंगे। तो यही सारी चीजें चेक करने वाली होती है। तो यूजुअली लोगों के नेगेटिव एक्सपीरियंस होते हैं, उनसे, उनके इन्फ्लुएंस में आपने नहीं आना, अपना दिमाग लगा के हर चीज को चेक करना है। तो अब आ जाते हैं हम दूसरी चीज के ऊपर कि डिजिटलाइजेशन की डिमांड क्यों बढ़ती जा रही है। पहले ये बिजनेस हम ऑफलाइन में बिल्ड किया करते थे, लेकिन अब हम इस, ठीक है, अब हम जो इस बिजनेस को ऑनलाइन बिल्ड कर रहे हैं, तो डिजिटलाइजेशन की डिमांड कैसे बढ़ती जा रही है मैं आपको समझाता हूँ। कुछ टाइम पहले, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं स्लाइड के अंदर, आप देख रहे होंगे बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं। अगर मैं बात करूं, बैंकिंग की बात करूं, पहले हम क्या करते थे, बैंक में जाते थे, फॉर्म फिलअप करते थे, वो ब्रोशर आता है ना, कोई वो उनका वोचर आता है जिसको हम फिल करते थे, देते थे, पैसे निकलवाने के लिए भी और पैसे डलवाने के लिए भी फिल करते थे, मतलब हमें बैंक जाना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे क्या आया, एटीएम मशीन लगी कि पैसे निकलवाने के लिए नहीं, अब आप जमा करवा सकते हो पैसे, अगर आपको निकालने हैं बाहर एटीएम मशीन है, आप वहां से जाके निकलवा लो। ठीक है। उसके बाद क्या आया, अब पैसे डलवाने की मशीन भी आ गई। उसके बाद आप क्या करते थे, पैसे डलवा लिए, एंट्री करवा लो, एंट्री वाला बंदा अंदर बैठा होगा। लेकिन अब क्या हो चुका है, अब एंट्री करने के लिए भी मशीन आ चुकी है। और अब उससे ज्यादा डिजिटलाइजेशन क्या हो चुकी है, मैंने पिछले 1.5-2 साल से ना अपने बैंक की शक्ल तक नहीं देखी है। और मुझे पता है आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो पता नहीं कितने टाइम से अपने बैंक ही नहीं गए होंगे। अब जो सारी ट्रांजेक्शन हो रही है वो कैसे हो रही है, वो ऑनलाइन हो रही है। भीम, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? एक बार टाइप करके बताओ, यस यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल यूज कर रहे हैं। तो यानी कि हमारा जो वर्ल्ड है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिजिटलाइज हो रहा है, ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है। ठीक है। तो अब इसका सबसे ज्यादा असर क्या पड़ा होगा, जो बंदा पैसे देता था निकाल के बैंक में, उसकी जॉब चलेगी, एंट्री करने वाले की भी चलेगी, कैशियर की भी चलेगी। अब बैंक में कुछ ही लोग बैठे होते हैं जो नॉर्मल काम कर रहे होते हैं, वो भी बैंक में अगर कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी तब जाके वो लोग बैंक जाते होंगे। मैं तो पता नहीं किस पिछले कितने टाइम से नहीं गया। अगर मेरे को लगता है अगर मैं अपनी एंट्री बुक लेकर जाऊंगा ना, तो मेरे को लग रहा है 10-15 वहां से एंट्री बुक लेकर आऊंगा, और अगर उन्हें रद्दी में बेचूंगा ना तो मेरा डिनर विनर हो जाएगा कहीं का। ठीक है। तो अब धीरे धीरे चीजें क्या हो रही है, वो ऑनलाइन शिफ्ट होती जा रही है। एजुकेशन इंडस्ट्री ऑनलाइन कैसे शिफ्ट हो रही है, तो अब आपको अब यहाँ से पता चलेगा कि मार्केट में ऑनलाइन चीजों की डिमांड किस तरह क्यों बढ़ती जा रही है। एजुकेशन, पहले हम ऑफलाइन जाते थे, कॉलेज जाते थे, लेक्चर लगाते थे, वापस आ जाते थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, याद रखना लॉकडाउन लगा लेकिन एजुकेशन इंडस्ट्री नहीं बंद हुई। एजुकेशन इंडस्ट्री नहीं बंद हुई, जूम ऐप पे लेक्चर लगने लग गए, पेपर ऑनलाइन घर से होने लग गए। पहले कहते थे घर से लोग पेपर देके क्या करेंगे, घर से तो लोग चीटिंग कर लेंगे, कॉलेज में आओ रोल नंबर बनेगा, बोर्ड बनता था, दो दो टीचर खड़े होते थे, दो दो टीचर खड़े होते थे, कहते ना वो गेड़िया मार रहे होते थे कि कौन चीटिंग तो नहीं कर रहा कोई। लेकिन अब क्या हो गया, घर से पेपर दे रहे हैं, जूम ऐप पे लेक्चर लगा रहे हैं। पहले कोई कोर्स ज्वाइन करते थे, मुझे अभी भी याद है, मैंने बहुत टाइम पहले डिजिटल मार्केटिंग का कोर्सेज वगैरह किए थे कुछ, तो मुझे इंस्टीट्यूट जाना पड़ता था। मैं इंस्टीट्यूट जाता था, वहां जाके सीखता था। लेकिन अब रिसेंटली मेरे दोस्तों ने ज्वाइन किया, उन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया, वो घर पे बैठ के सीख रहे हैं, उन्हें घर पे सिखा रहे हैं, जूम ऐप पे सिखा रहे हैं। तो इसीलिए हर चीज, हर इंडस्ट्री अब ऑनलाइन शिफ्ट होती जा रही है। शॉपिंग की बात करूं, पहले
जाते थे ना कपड़े वगैरह लेने, बाहर जाते थे, शादी ब्याह कुछ भी आ गया, फंक्शन आ गया, मार्केट जाते थे, पसंद करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, बहुत सारी और भी चीजें आ गई, मिंत्रा, बहुत सारी ऐसी एप्स आ गई, घर पे बैठे शॉपिंग कर लो, घर पे आ जाएंगे कपड़े भी। हायरिंग, जॉब प्रोफेशन की भी बात कर लेता हूँ। जॉब प्रोफेशन में पहले इंटरव्यू देने जाते थे ना हम ऑफिस के अंदर, लेकिन अब क्या हो रहा है, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, रिज्यूमे डालो, आपको खुद हायर कर लेंगे। डेडिकेटेड कंपनी आपका सीवी वगैरह चेक कर लेगी, आपको अगर उनको अच्छे लगे आपको खुद उनको सिलेक्ट कर ले जाएगा, आपको कॉल आ जाएगी। आप लोगों के साइट पे जाके सीवी अपलोड कर सकते हो अपना। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हर चीज ऑनलाइन शिफ्ट होती जा रही है, हर चीज। फूड इंडस्ट्री, भूख लगी, चलो पहले बाहर जाके खा के आते थे, पिज्जा बर्गर खा लिया, किसी रेस्टोरेंट में चले गए, लेकिन अब जिस रेस्टोरेंट का आपको पसंद है ना, वो रेस्टोरेंट आपके घर पे डिलीवर कर देगा खाना, आपको आने की जरूरत ही नहीं है। चलेगी इंडस्ट्री। लेकिन अब सोचने वाली बात है, अर्निंग ऑनलाइन क्यों नहीं हो पाई है, अर्निंग ऑनलाइन कैसे शिफ्ट होगी। अभी भी लोगों का माइंडसेट क्या है कि हम ऑफिस जाएं, हमें जॉब मिले, हम पैसे कमाएं, हम काम करें। लोग अपने आप को चेंज नहीं करना चाह रहे हैं कि हम ऑनलाइन भी अर्निंग कर सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग करने के बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री में ना भी होते ना, तब भी ऑनलाइन करने के बहुत तरीके थे। लेकिन ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कोई भी फील्ड का बंदा है, उसे ऑनलाइन अर्निंग करना सिखाया जा सकता है, और वो कर भी सकता है। अदर फील्ड में क्या होगा, आपको सीखना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा, पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे बहुत ज्यादा, तब जाके। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप बिना कोई पैसा लगाए अर्निंग, ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है वो आप सीख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। डिजिटलाइजेशन का और डिजिटल मार्केटिंग का और ट्रेडिशनल मार्केटिंग का क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा देख लेते हैं। जब हम इस इंडस्ट्री के अंदर, अभी मैं इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करने वाला हूँ कि इस इंडस्ट्री का डिजिटलाइजेशन पे कितना ज्यादा असर पड़ा है और कितनी तेजी से ग्रो हुई है ये डिजिटल मीडिया के थ्रू। जब हम ऑफलाइन में बिल्ड करते थे नेटवर्क, ठीक है, तो क्या होता था, लिमिटेड ऑडियंस होती थी, बहुत ज्यादा लिमिटेड ऑडियंस। कैसे, मैं चंडीगढ़ में हूँ, तो मैं चंडीगढ़ के लोगों तक ही एक जाके मिल सकता था, उनसे बॉन्ड बना सकता था, उनके साथ बिजनेस कर सकता था। ठीक है, ग्लोबल मार्केटिंग थी कि अगर मैं ग्लोबल मार्केटिंग करता हूं तो मैं उसको चेंज नहीं करवा सकता। मतलब मैंने पैम्फलेट बंटवा दिया, कुछ बंटवा दिया, तो मैं उन्हें चेंज नहीं करवा सकता। नॉन वर्सेटाइल, मतलब मैं स्पेसिफिक नहीं होऊंगा कि मैं किन लोगों के साथ मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। ठीक है, डिले, कम्युनिकेशन के अंदर डिले हो जाता था कि मान लो अगर मैं, कोई बंदा अगर मेरा दूर रहता तो मेरे को उससे मिलने जाना पड़ेगा, और हो सकता है मैं एक दिन के अंदर एक बंदे से मिल पाऊं, तो बाकी लोग जिनको मैंने टाइम दिया उनके साथ मेरा कम्युनिकेशन होगा, वो डिले हो जाएगा। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का क्या बेनिफिट है, रीच आउट टू मैक्सिमम पीपल, अनलिमिटेड ऑडियंस। आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, आप जितने भी लोग बैठे हो, आप अब हमारा ही एग्जांपल ले लो, हम 100 लोग बैठे हैं, लगभग लगभग हम 90 लोग बैठे हैं इस मीटिंग के अंदर। हम किस तरह से कनेक्ट हो रखे हैं, हम जूम ऐप के थ्रू कनेक्ट हो रखे हैं, ऑनलाइन कनेक्ट हो रखे हैं, और ज्यादातर लोग अलग अलग स्टेट से होंगे, चंडीगढ़ से बहुत कम लोग होंगे, मुझे इतना भी पता है। ठीक है, तो आप खुद सोच के देखो, आपको लगता है कि हमें इस इंडस्ट्री के अंदर आके, अब वो जो कहते हैं ना टिपिकल शब्द हम यूज करते हैं, कन्विंस करना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। आप बताओ, आपको किसने कन्विंस किया, किसी ने नहीं किया होगा, राइट। आप जूम ऐप पे मीटिंग लगा रहे हो, अपने घर से मीटिंग लगा रहे हो, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, किसी ने ये आपको बिजनेस सड़क पे नहीं बताया होगा, ऑफिस बुला के नहीं समझाया होगा, आपको ऑनलाइन सारी चीजें सिखाई गई है, समझाई गई है, बताई गई है। तो ये बिजनेस आपको भी ऑनलाइन करना है। ठीक है, टारगेट क्लाइंट स्पेसिफिक मार्केटिंग, मतलब मैं जिस कैटेगरी के लोगों के साथ काम करना चाहता हूं, मैं उन कैटेगरी के लोगों के साथ काम कर सकता हूं। अगर मुझे मेरी टीम के अंदर इंजीनियर चाहिए, मैं फिल्टर लगाऊंगा, इंजीनियर्स को ढूंढूंगा, उनके साथ बिजनेस करना स्टार्ट कर दूंगा। अगर मुझे डॉक्टर चाहिए, तो मैं डॉक्टर्स का फिल्टर लगाऊंगा, मैं डॉक्टर्स के साथ काम करना शुरू कर दूंगा। अगर मुझे स्टूडेंट चाहिए, यूथ चाहिए, मैं इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक पे फिल्टर लगाऊंगा, मैं स्टूडेंट्स, यूथ को अपने साथ लेके आऊंगा टीम के अंदर, उनको ट्रेन करूंगा। मतलब आप जिस चाहे उस कैटेगरी के साथ काम कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो पावर समझ पा रहे हो यहाँ पे, कितनी बड़ी पावर है ऑनलाइन सिस्टम की। ठीक है, वर्सेटाइल है, मतलब आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। अगर मैंने कोई पोस्टर बनाया, मान लो मैंने अपनी प्रमोशन करवाई और मैंने एक पोस्टर बनाया और मुझे लग रहा है कि मुझे इस पोस्टर के अंदर थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, तो मैं उसे जाके एडिट कर दूंगा वहीं पर। मतलब उसमें मेरे पैसे भी नहीं लगेंगे, फ्री की प्रमोशन करवा सकता हूँ मैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहां से आप लीड जनरेट कर सकते हो। ठीक है, इमीडिएट कम्युनिकेशन है। अगर कोई, मेरी ज्यादातर जो टीम है वो अलग अलग स्टेट्स के अंदर है, तो मैं किसी भी स्टेट के अंदर किसी भी पर्सन से इमीडिएट बात कर सकता हूँ। इमीडिएटली बात की, उसे जूम ऐप पे लेकर आया, अपना बिजनेस समझाया, जैसे अपनी कोई रिकॉर्डेड वीडियो भेज दी, उसे सारा कुछ पता लग गया, उसे अपने साथ ज्वाइन करवा लिया और काम करना स्टार्ट कर दिया हमने साथ में।
तो ये फायदा है ट्रेडिशनल बिजनेस से हटके डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल बिजनेस को करने का। आई होप अब आपको ये भी समझ आ चुका होगा कि डिजिटल बिजनेस की कितनी ज्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है। अगर आपको, मैंने एक लाइन सुनी थी, कहते हैं अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो आप आउट ऑफ बिजनेस हो चुके हो। अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो आप आउट ऑफ बिजनेस हो चुके हो। कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ कि अगर हम ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर रहे तो हम बिजनेस कैटेगरी से ही बाहर हो चुके हैं। और काफी लोग, अब कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स को हम यूज कर सकते हैं अपने इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए? सोशल मीडिया के थ्रू ग्रो करना है बिजनेस को, टोटली ठीक है। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका आप यूज करके अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो घर पे बैठ के। बट ये करना कैसे है, ये सीखना पड़ेगा। और ये सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारी की सारी ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी, ठीक है, जिसके अंदर आपको एक एक चीज सिखाई जाएगी, एक एक चीज बताई जाएगी कि कैसे आपने सोशल मीडिया का यूज करते हुए टीम डेवलप करनी है, कैसे काम करना है सोशल मीडिया पे, मैग्नेट मार्केटिंग कैसे करनी है, वो कौन सी स्किल्स है जिससे लोग खुद आपके पास आ जाएं, आपको किसी के पास ना जाना पड़े। और सबसे मेन चीज, सबसे पहले तो अपने इस माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। 1947 वाली उस सोच को छोड़ना पड़ेगा और 2021 की सोच में आना पड़ेगा, ठीक है। ये मत सोचो कि कुछ फ्री में मिल जाए, ठीक है, या कुछ हमें ऐसा मिल जाए, लॉटरी बन जाए। ज्यादातर लोगों ने ना इस इंडस्ट्री को लॉटरी सिस्टम बनाया हुआ है कि मैं आया और आते ही मुझे लखपति करोड़पति बन गया। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता, सीखना पड़ेगा, कोई मैजिक बुलेट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो अपनी जो पुरानी सोच है उसको छोड़ना पड़ेगा और अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अब कितने लोग अपने आप को चेंज कर सकते हैं और सीख सकते हैं इस बिजनेस को? ये बिजनेस, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ये बिजनेस में करना क्या होता है, ये बिजनेस किस चीज का है। मैं आपको बता देता हूं, ये बिजनेस है, सिर्फ लर्निंग का बिजनेस है। इस बिजनेस में 80% लर्निंग है, सिर्फ 20% वर्किंग है। लोग उल्टा करते हैं, 80% काम करेंगे, 20% वर्क करेंगे, सॉरी 80% वर्क करेंगे और 20% लर्निंग लेंगे, सीखते 20% है। सोचते हैं बहुत आसान तो है, लोगों को लाना है, बताना है, जोड़ना, हो गया काम। बट इतना आसान नहीं है दोस्त, सीखना पड़ेगा। अगर सीख लोगे तो चुटकियों का खेल है, क्या। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि डिजिटली वर्क करने के, ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, वैसे पिछली स्लाइड में भी मैंने बता दिया। बट अगर आप हमारे ग्रुप के साथ काम कर रहे हो तो आपको बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस भी हैं। टारगेटेड ऑडियंस सबसे ज्यादा जो मेन है डिजिटल मार्केटिंग का या डिजिटल वर्क करने का, मैं बताऊं तो टारगेटेड ऑडियंस। टारगेटेड ऑडियंस क्या होता है? टारगेटेड ऑडियंस वो होता है कि जिन लोगों के साथ मैं काम करना चाहता हूँ, जो सेम माइंडसेट की है, मेरे जैसा सोचते हैं। अगर मैं एक, मेरे पड़ोस में मान लो एक बंदा रहता है, सबसे ज्यादा बड़ा फर्क, बेनिफिट तो मुझे यही लगता है ऑनलाइन बिजनेस करने का, कि यहाँ पे ना टारगेटेड ऑडियंस है। मान लो अब मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है, वो सारा दिन गेम खेलता रहता है, सारा दिन गेम। मैं उसे जाके बिजनेस बता रहा हूँ कि आजा भाई हम कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ बड़ा बिल्ड करेंगे, ठीक है, साथ में करते हैं मिलकर, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। वो मान ही नहीं रहा, क्योंकि उसका माइंडसेट तो कुछ और ही है। उसका माइंडसेट है कि मुझे सारा दिन बैठ के गेम खेलनी है, मुझे अभी सोना है, मुझे टाइम पास करना है, अपना रील्स देखनी है। उसका माइंडसेट ऐसा है। तो वो क्या हुआ, वो मेरे साथ, मुझे कितना भी समझा लूं, चाहे मेरी अपॉर्चुनिटी कितनी भी अच्छी हो, उसके काम की नहीं है, वो करना ही नहीं चाहेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे लोगों को ढूंढ लूं जो मेरी तरह सोचते हो कि मुझे कुछ बिल्ड करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, तो अगर मैं उन्हें बिजनेस दिखा रहा हूं, क्या वो मुझे मना कर देंगे? मुझे उनके थोड़े बहुत ऑब्जेक्शन हैंडल करने पड़ेंगे और वो बहुत इजीली आ जाएंगे। तो ऑनलाइन वर्क करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि टारगेटेड ऑडियंस है। आपको लगता है कि इंटरनेट पर आप जैसे काफी लोग होंगे जो सेम आप जैसा सोचते होंगे कि हमें बिजनेस करना है, हमें अपनी फैमिली को हैप्पी करना है, ठीक है, मुझे अपने लिए घर लेना है, गाड़ी, बहुत सारे ऐसे जो ड्रीम्स होंगे, ड्रीमर्स होंगे। आपको लगता है वो आपको कहाँ मिलेंगे? वो आपको इंटरनेट पर मिलेंगे। तो वो आपकी टारगेटेड ऑडियंस होगी, ठीक है। इजी टू लर्न है, बहुत इजी है, आसान सीखना, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठना है, जूम ऐप पे ट्रेनिंग हो रही है, वीडियोस प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स मिल जाते हैं बहुत सारे। इजी टू लर्न है, कोई भी कर सकता है, बस कंडीशन यही है कि क्या वो सीखना चाहता है और क्या वो सीख सकता है, ठीक है। अनलिमिटेड लीड्स,
यानी कि आपके पास लोगों की कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाली। काफी लोगों का ये ऑब्जेक्शन रहता है कि सर मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, मैं किन लोगों के साथ बिजनेस करूंगा, फिर ये जो मेरे दोस्त हैं वो इस बिजनेस में तो आएंगे ही नहीं, तो मैं ये बिजनेस को शायद ना कर पाऊं। बट मैं उनके लिए बता दूंगा, उनके लिए बहुत अच्छी है ऑनलाइन वर्क करना, क्योंकि उनके पास लोगों की कमी नहीं होने वाली है। उन्हें बहुत लोग मिलने वाले हैं, इतने लोग मिलेंगे संभाल नहीं पाओगे। बट वही है, अगर लर्निंग अच्छी नहीं होगी तो चाहे 1000 लोग एक बारी में आपको मैसेज कर देंगे ना, या एक बारी में आपको फोन कॉल कर देंगे कि मुझे आपके साथ बिजनेस करना है, लेकिन अगर आपको उन्हें संभालना नहीं आता, क्या बताना है, कैसे बताना है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, वो 1000 के 1000 लोग क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। खराब हो जाएंगे, वो आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे, वो किसी और के साथ बिजनेस करेंगे। मैग्नेट मार्केटिंग, मैग्नेट मार्केटिंग क्या होता है, ऐसी स्किल सीखना। ऑनलाइन आपने देखा होगा ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब उनको जरूरत नहीं पड़ती बोलने की कि आओ मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लो, आओ मेरा बिजनेस कर लो, लोग उनके पास खुद ही चले जाते हैं कि मुझे आपके साथ बिजनेस करना है। और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये स्किल सीखना चाहते हैं कि मुझे बताओ कि मैं मैग्नेट मार्केटिंग कैसे कर सकता हूँ कि मुझे ना जाना पड़े, लोग मेरे पास खुद आ जाएं। कितने लोग ये सच में सीखना चाहते हैं? और बहुत लोग हैं। तो इस ट्रेनिंग में तो सॉरी वो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। फ्यूचर में कभी जब ट्रेनिंग होगी आपको धीरे धीरे करके वो सारी ट्रेनिंग मिलने वाली है कि मैग्नेट मार्केटिंग कैसे करनी है, रिसोर्सफुल है, इजी टू कन्वे और मैसेज, किसी को भी आप मैसेज कर सकते हो, किसी को भी आप बात कर सकते हो, किसी के तक भी अपना मैसेज पहुंचा सकते हो, वीडियो के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, फोटोज के थ्रू, किसी भी तरह। एक बारी सिस्टम ऐसा बिल्ड करना है कि वो सिस्टम आपको पैसा कमा के दे, वो ऑनलाइन सिस्टम होगा, ऑटोमेट पे चलेगा। धीरे धीरे थोड़ा टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपका जो बिजनेस होगा ना वो ऑटो पायलट पे चला जाएगा। ऑटो पायलट समझते हो कि आपका बिजनेस आप चाह कर भी नहीं बंद कर पाओगे। अभी जो मेरा बिजनेस है वो 70% ऑटो पायलट पे चला हुआ है, 70%, 100% नहीं चला, 100% किसी का चलेगा भी नहीं, ठीक है, 70% चला हुआ है। तो धीरे धीरे करके आपका जो सिस्टम बनने वाला है वो ऑटोमेट पे चला जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली लोग प्रेजेंटेशन ले रहे होंगे, ऑटोमेटिकली वो ज्वाइन कर रहे होंगे आपके साथ, ऑटोमेटिकली वो ट्रेनिंग भी ले रहे होंगे, राइट। तो आई होप अब आपको दूसरी चीज भी क्लियर हो चुकी होगी कि डिजिटलाइजेशन की जो वो बढ़ती जा रही है डिमांड, वो क्यों बढ़ती जा रही है और हमारी इंडस्ट्री में इसका क्या फायदा है। तीसरी चीज पे आ जाते हैं, वेलनेस इंडस्ट्री, यानी कि जो फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स है वो वेलनेस इंडस्ट्री में डील कर रही है। फॉरएवर लिविंग क्या उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड है? देखो बिजनेस चलता है डिमांड एंड सप्लाई पे। आप सभी लोगों ने ना ये चीज बहुत बार सुनी होगी, जो लोग एमबीए, बीकॉम, एमकॉम, अदर फील्ड से भी होंगे, उन्होंने सुना होगा कि कोई भी बिजनेस चलता है वो चलता है डिमांड एंड सप्लाई पे, कि मार्केट में उस चीज की डिमांड होनी चाहिए और मेरे पास उसकी सप्लाई होनी चाहिए तो मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ। अगर आप फॉरएवर लिविंग के अंदर काम कर रहे हो तो फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो मार्केट की बर्निंग प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो, ठीक है। फॉरएवर लिविंग जो डील कर रही है वो कर रही है वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर। थोड़े टाइम अगर पुराने टाइम पे अगर हम लोग चले, हम देखेंगे कि अगर हम पुराने टाइम पे चले जाए, कैंसर किसी ने सुना भी नहीं होता था, बीपी शुगर नहीं सुना होता था, ठीक है, क्योंकि मशीन्स नहीं थी, कोविड-19 नहीं था, बहुत सारे लोगों की कहते हैं ना कि बच्चे भी बहुत सारे हुआ करते थे क्योंकि हेल्दी खाना खा रहे थे, एज एज प्लस ज्यादा थी, 90 प्लस के थे, ग्रैंडफादर जो हमारे होंगे, ग्रेट ग्रैंडफादर, मोस्टली लोगों की जो एज होगी वो 90 से प्लस होगी, क्योंकि कोई केमिकल नहीं यूज करते थे। लेकिन अगर आज के टाइम में हम बात करें, 60 साल से पहले ना लोगों का पटाखा बोल जाता है, कैंसर आम हो चुका है, बीपी शुगर आम हो चुका है। आप किसी भी घर में ना, मैं कहूंगा बीपी शुगर का पेशेंट आम हो चुका मिल जाएगा, ठीक है। क्यों? मशीनरी बढ़ती जा रही है, केमिकल बढ़ता जा रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत कोविड-19 चला हुआ है, ठीक है। इम्पोर्ट एक्सचेंज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है मार्केट के अंदर, क्यों? क्योंकि लोगों का खान पीन अच्छा नहीं रहा, ठीक है, केमिकल का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ये आपके, ये देखो मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि वेलनेस इंडस्ट्री दिखानी है तो इसलिए सर अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके आसपास की चीजें आप खुद भी देख पा रहे होंगे, खुद भी देख पा रहे हो ना कि कितना केमिकल, पेस्टिसाइड, यूरिया, पोल्यूशन, ये सारा आ गया है, हमारे आसपास की चीजें तो हैं। अगर हम इनको देखकर भी अपनी आंखें बंद कर लेंगे ना और फिर भी नहीं समझेंगे तो आप समझदार हो फिर। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, ना तो हम पोल्यूशन रोक सकते हैं, ना तो हम गाड़ियां चलाना बंद करवा सकते हैं लोगों की, ना हम ये बोल सकते हैं कि आप यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड्स का यूज करना बंद कर दो, क्योंकि होता तो सरकार कब का करवा देती। बट हम अपने आप को तो ठीक कर सकते हैं, अपनी हेल्थ का तो ध्यान रख सकते हैं, नहीं रख सकते? आप मेरे को बताओ, अपनी फैमिली की हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, नहीं रख सकते?
टाइप करके बताओ, रख सकते हैं, ठीक है। तो फॉरएवर लिविंग जो है वो हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा डील कर रही है। ये एक बुक लिखी जा चुकी है, आने वाला जो टाइम है वेलनेस रेवोल्यूशन का होना, पोल्स एंड पिल्जर, जाके सर्च करना गूगल पे, इनके बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी। ये इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं अमेरिका के, यूएस के बहुत बड़े। ये वो बताते हैं कि आने वाला टाइम कौन सी इंडस्ट्री का है, कौन सी इंडस्ट्री का है, ठीक है, किस इंडस्ट्री के अंदर आपको डील करना चाहिए। न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, वेल्थ और वेलनेस के लिए आए भारत, ठीक है। फॉरएवर लिविंग जो मेन डील कर रही है वो हेल्थ के अंदर कर रही है, कि लोगों को आप एक अच्छी हेल्थ दे पाओ। अच्छा देखो, अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, इससे बढ़िया, इससे अच्छा नोबल बिजनेस कहीं होगा कि आप लोगों की दो तरह से हेल्प कर रहे हो। पहली तो हेल्थ वाइज भी हेल्प कर रहे हो उनकी, दूसरा वेल्थ वाइज भी, यानी कि उनको पैसे कमाने का जरिया भी दे रहे हो। जो हमारी कंपनी के ऑनर है मिस्टर रेक्समोन, उनकी एक वर्डिंग है, द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ इलनेस इन द वर्ल्ड इज एन एम्प्टी वॉलेट, कि दुनिया में जो सबसे बड़ी बीमारी का कारण है वो है लोगों की खाली जेब। अगर आप इसे कम करना चाहते हो तो लोगों की जेब भर दो, मतलब उन्हें कमाने का जरिया दे दो, उन्हें कमाने का जरिया दे दो। तो आप मेरे को बताओ, इससे बेस्ट कोई काम हो सकता है कि आप लोगों की हेल्थ वाइज भी हेल्प कर रहे हो, कि उन्हें एक अच्छी सेहत दे रहे हो, और दूसरी उन्हें अच्छी वेल्थ दे रहे हो, उन्हें कमाने का जरिया दे रहे हो, मतलब आपकी वजह से सामने वाला पैसे कमा रहा होगा, तो वो सारी उम्र आपको दुआ देगा। आप खुद सोचो, आप अपने अपलाइन को क्या बोलते हो, थैंक यू बोलते हो या नहीं बोलते हो? कि आपके अपलाइन ने आपको इतनी बढ़िया बिजनेस के बारे में बता दिया, जहां पे आपकी हेल्थ अच्छी होगी, जहां पे आप पैसे भी कमा सकते हो, ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो, पैसिव इनकम कमा सकते हो, इनहेरिटेबल बिजनेस है, इतनी सारी चीजें। तो यार उस इंसान का थैंक यू करना बनता है या नहीं बनता? मेरे को टाइप करके बताओ कि उस इंसान का थैंक यू करना बनता है या नहीं बनता। तो आज इस मीटिंग के बाद ना मेरी एक रिक्वेस्ट है, इसे रिक्वेस्ट ही समझ लो, ठीक है, कि जो भी कोई आपका अपलाइन है ना, उसे एक बार ना थैंक यू जरूर बोलना, कि थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से मेरे को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया। क्योंकि मैं तो अपने सीनियर का थैंक यू करता हूँ और हमेशा ही करता हूँ, रोज बोल रहा था, रोज मैं उनसे बात करता हूँ कि थैंक यू सर, आपने बता दिया, इतना सिखा दिया, इतना बना दिया, पता नहीं वरना तो आज क्या ही कर रहा होता, या तो लोगों की तरह सर्च कर रहा होता, कुछ ना कुछ काम सर्च कर रहा होता, ठीक है। और वेलनेस इंडस्ट्री कैसे बढ़ती जा रही है, जिम बढ़ते जा रहे हैं, स्पोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, सप्लीमेंट बढ़ते जा रहे हैं, लोग अपनी सेहत को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते जा रहे हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, स्पा, मसाज, ब्यूटी पार्लर्स, ये सारे बढ़ते जा रहे हैं। ये सारा किस चीज का पार्ट है? ये वेलनेस का ही तो पार्ट है। अपने फादर से, अपने मदर से जाकर ना पूछना कि मम्मा जब आपकी शादी हुई थी आप कौन से ब्यूटी पार्लर गए थे? वो कहेंगे हमारे टाइम पे तो ब्यूटी पार्लर था ही नहीं, हम तो घर पे तैयार हो गए थे। लेकिन आज के टाइम में अगर बात कर लो, 15 दिन पहले ब्यूटी पार्लर बुक हो जाता है। अभी मैं कुछ टाइम पहले लखनऊ गया था, वहां पे बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे, दूल्हा भी हम ही सजाएंगे। मतलब लड़कियां तो छोड़ो, लड़के भी आजकल पार्लर में पार्लर बुक हो जाते हैं, ग्रूमिंग स्टार्ट हो जाती है, फेशियल करवाना स्टार्ट करवा देते हैं। किस चीज का पार्ट है? वेलनेस का पार्ट है, ठीक है। तो उस इंडस्ट्री में डील करने का सबसे ज्यादा फायदा है जिसकी मार्केट में डिमांड है। तो मार्केट में डिमांड है वेलनेस की, और फॉरएवर लिविंग इकलौती ऐसी कंपनी है जो सारी डिमांड फुलफिल कर रही है। पैसा चाहिए, पैसा भी मिल गया, हेल्थ चाहिए, वेल्थ भी मिल गई, और भी जो भी चीज आप सोच रहे हो, पैसिव इनकम सोच, जो भी सोच रहे हो, सब मिल रहा है इस बिजनेस के अंदर आपको, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक के अंदर, कि हर इंडस्ट्री के चार फेस होते हैं। हर इंडस्ट्री के चार फेस होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, ग्रोथ, कंपटीशन फेस। नेगेटिव फेस से ये इंडस्ट्री बाहर आ चुकी है। पहले जो मैं कह रहा था ना बीच में, मैंने आपको बताया होगा कि नेगेटिव जो लोग बोलते थे कि मैंने भी किया हुआ है, कंपनियां आती हैं भाग जाती हैं, ये वो, अब वो चीज हट चुकी है। अब ये नेगेटिव फेस से हट चुके हैं। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े ऑथर्स, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल इस बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, लीगल बना दिया, गाइडलाइंस आ चुकी है, मतलब ये नेगेटिव फेस से बाहर आ चुकी है। हर किसी को पता चल चुका है कि नेटवर्क मार्केटिंग मार्केट के अंदर एक इंडस्ट्री है जो अच्छे से काम कर रही है। पॉजिटिव फेस के अंदर ये अभी इंडस्ट्री है। ग्रोथ फेस इसका आएगा 2025 के अंदर। ग्रोथ फेस ऐसा फेस होगा जिसके अंदर बच्चे बच्चे को पता होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है। स्कूल कॉलेजेस में पता होगा लोगों को कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है। लोग ये बोल रहे होंगे मैं जैसे 18 साल का होता हूँ मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर लूंगा कोई अच्छी देख के, ठीक है। कंपटीशन फेस इसका आने में थोड़ा सा टाइम है, 30 साल की 30 जब 2030 तक इसका कंपटीशन फेस भी आ जाएगा।
तो आप मेरे को बताओ बिजनेस बिल्ड करके कब फायदा है, ग्रोथ फेस में, पॉजिटिव फेस में, या कंपटीशन फेस के अंदर? टाइप करके बताओ मुझे फटाफट से कि कौन से फेस के अंदर बिजनेस करके सबसे ज्यादा फायदा है। ग्रोथ फेस के अंदर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो आपको मैं एक चीज आता हूँ, हमारी मीटिंग यहाँ पे ओवर हो चुकी है, बट मैं थोड़ी सी पर्सनल चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जब आप इस बिजनेस को हम ज्वाइन करते हैं ना, हम सबसे पहले ना क्या गलती करते हैं, हम अपने ना यार दोस्तों से सलाह लेने चले जाते हैं। बिजनेस मैंने देखा, सपने मेरे हैं, काम मुझे करना है, ठीक है, फैमिली मेरी है, सब कुछ मेरा। पूछने किससे चले जाते हैं? अपने दोस्त से कि भाई तू बता करूं या ना करूं, कैसी इंडस्ट्री है। या मेरे को उसमें, या फिर ऐसे बोलते भाई एक लड़का मिला था बता रहा था बहुत अच्छा बिजनेस है, मार्केट में इसकी पूरी डिमांड है, हम करेंगे तो बहुत अच्छा पैसा भी कमाएंगे, और बहुत जल्दी काफी लोग मैंने ऐसे भी देखे जो लाख लाख भी कमा रहे हैं, और मुझे भी लाख कमाने हैं। और उस पूछ रहे हैं उस दोस्त से जो खुद कुछ नहीं कर रहा, जो खुद कुछ नहीं कर रहा। एक चीज प्रैक्टिकल सोच के देखो, अगर उसे पता होता कि मार्केट में लाख रुपए कैसे कमाने हैं, वो कमा ना रहा होता, वो आपको ज्ञान ना दे रहा होता, वो कमा रहा होता। लेकिन यहाँ पर आपको कौन लोग सिखाते हैं? जो ऑलरेडी मिलियनेयर हैं। आपकी प्रेजेंटेशन कौन लोग करवाते हैं? जो ऑलरेडी मिलियनेयर हैं, वो बताते हैं। तो किससे पूछना चाहिए, जो कमा रहा है उससे या जो कुछ नहीं कर रहा उससे? जो कमा रहा है, राइट, ठीक है। तो आपके जो भी सीनियर हैं, जो भी आपके अपलाइन है, उनके साथ आप कनेक्टेड रहो, उनसे एक एक चीज पूछते रहो। उनके अलावा आपकी इस बिजनेस के अंदर ना कोई नहीं हेल्प करने वाला, आपके अपलाइन के अलावा। मैं आपको ना एक चीज बता देता हूँ, अगर आप इस बिजनेस को शुरू कर रहे हो, आपने सोच लिया, इस बिजनेस के अंदर आने से पहले ना जितने आपके डाउट है, जितनी आपकी क्वेरीज हैं, सब पूछ लो। चाहे हफ्ता ले लो, 2 हफ्ते ले लो, जितना टाइम लेना है ले लो। लेकिन एक बार इस बिजनेस के अंदर अगर घुसे, तो बस ये सोचना कि मैं करके निकलूंगा, जो मैं एम लेकर आ रहा हूँ, जो मैं ड्रीम लेकर आ रहा हूँ, वो मैं पूरा करके निकलूंगा। और दो ही लोग हैं जो आज के बाद आपकी लाइफ में आपका अच्छा सोचेंगे, पहले पेरेंट्स, दूसरा है आपके अपलाइन, ठीक है। तो अपने अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहो, एक एक चीज उनसे पूछो, अच्छे से पूछो, उनसे डिटेल लो कि सर मुझे ये नॉलेज चाहिए, मुझे ये मीटिंग चाहिए, मुझे इस बिजनेस के अंदर कैसे ग्रो करना है, मुझे रोड मैप बना के दीजिए कि मुझे अगले 3 महीने के अंदर इतनी इनकम चाहिए, ये लेवल हिट करना है। आपके अपलाइन को अगर आप रात को भी कॉल करोगे ना, वो तब भी आपकी हेल्प करने के लिए रेडी बैठे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, लोग डर जाते हैं, कहते हैं हमारे जो अपलाइन है वो तो बिजी बड़े होंगे, उनको क्या फोन करें। तो क्या लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन अपलाइन के साथ कनेक्टेड नहीं होते और उससे बात नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो ये गलती मत करना, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आप सच में इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ लेना चाहते हो, स्टे कनेक्टेड विद योर अपलाइन, बहुत सारे फायदे होंगे उसके। कभी डिमोटिवेशन नहीं आएगी, नेगेटिविटी नहीं आएगी, कभी कुछ भी हो रहा होगा, एक फोन घुमा दो अपलाइन को, हमेशा अवेलेबल होंगे। तो मेरी तरफ से इतना ही। आई होप आपको मीटिंग समझ आई हो, अच्छा लगा हो। मीटिंग के रिव्यूज ग्रुप्स के अंदर जरूर शेयर करना कि आपको मीटिंग कैसी लगी, ठीक है। फ्यूचर में हम और भी अच्छी अच्छी मीटिंग्स करने वाले हैं, बहुत सारी अमेजिंग मीटिंग होने वाली है, कल एक प्रोडक्ट मीटिंग होने वाली है। ट्रेनिंग से बिल्कुल भी मत टलो, कहते हैं ना ज्ञान जहां से मिल रहा है लपेट लो, पता नहीं कौन सा बंदा आपको क्या आके सिखा जाए। ये मीटिंग जो डिमांड एंड सप्लाई वाली है, ये पहले भी हो चुकी है, लेकिन वो अमन जी ने की थी, ये मैंने की है। मैंने कुछ अलग बताया होगा, प्रेजेंटेशन भी सेम थी, उन्होंने कुछ अलग बताया होगा, ठीक है। तो ज्ञान जहां से मिले लपेट लो, कब काम आ जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है। और ग्रुप के अंदर रिव्यू सभी ने शेयर करने हैं, और जो मैंने बोला अपने अपलाइन को थैंक यू जरूर बोलना, ठीक है। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में, मिलते हैं।